एकाकी व्यवसाय के अगर विस्तार को करना हो तो कौन ज़्यादा सहायक है, सेवक यानी कि कर्मचारी या साझेदार। तो अपने अपने फ़ायदे और नुकसान हैं दोनों के। सबसे पहले हम जानते हैं कि अगर आप व्यवसाय को बढ़ाना चाहते हैं तो अकेले सब कुछ मैनेज करना संभव नहीं है। तो अगर आप कर्मचारियों को नियुक्त करते हैं तो क्या क्या लाभ होंगे। कर्मचारी की नियुक्ति के बाद भी आपका नियंत्रण पूर्ण रहता है बिजनेस पे। कर्मचारी आपके निर्देशों का पालन करता है, आपके नियंत्रण में कोई भी दखल नहीं देता। ठीक, नियंत्रण निर्णय की स्वतंत्रता आपकी बनी रहती है। तत्काल निर्णय ले सकते हैं, किसी कर्मचारी से परामर्श ले सकते हैं, लेकिन उसकी अनिवार्यता नहीं होती। गोपनीयता रहती है, सारी महत्वपूर्ण बातें आप कर्मचारियों के साथ साझा करें, ऐसी कोई अनिवार्यता नहीं है। तो सिक्रेसी बनी रहती है। लाभ के स्थान पर आप उसे वेतन दे सकते हैं। तो अगर आप बहुत अधिक लाभ कमाते हैं तो अपने लाभ को उसके साथ बांटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप वेतन दे सकते हैं। विशेषज्ञों की नियुक्ति, जब आप किसी को अपॉइंट करते हैं तो आप जैसे अगर कोई आपको योग्य व्यक्ति नहीं मिला तो उसको हटा के दूसरे नए व्यक्ति को, विशेषज्ञ को अपॉइंट किया जा सकता है। साझेदारों के साथ ऐसा संभव नहीं हो पाता। कर्मचारी को हटाना सुगम है। ये कुछ लाभ हैं। लेकिन कर्मचारियों को अगर आप नियुक्त करते हैं तो उनके कुछ दोष भी हैं। एकाकी व्यवसाय में कर्मचारी की नियुक्ति से हानियाँ ये होती हैं कि ये स्थायी व्यय होता है। आपके बिजनेस में लाभ हो या ना हो, कर्मचारी को तो वेतन देना ही पड़ेगा जिस दिन से आपने उसे नियुक्त कर लिया। तो ये एक स्थायी खर्चा है। हानि होने की स्थिति में ये भार बन जाता है आपके ऊपर। प्रेरणा का अभाव, लैक ऑफ इंसेंटिव। एक जो कर्मचारी होता है उसकी, तो एक और है प्रेरणा का अभाव। एक वेतनभोगी कर्मचारी जो होता है ना, व्यवसाय में उसकी उतनी रुचि नहीं होती जितना कि साझेदार रुचि लेता है, क्योंकि साझेदार जानता है कि लाभ बढ़ने पे उसका जो हिस्सा है लाभ में वह भी बढ़ जाएगा। कर्मचारी को जनरली स्थायी वेतन मिलता है, तो वो केवल अपने वेतन को जस्टिफाई करने जितना ही मेहनत करता है, तो वो इंसेंटिव उसको नहीं मिलता कोई। साझेदार के लिए बढ़ा हुआ लाभ एक अपने आप में इंसेंटिव का काम करता है। तो कर्मचारियों की नियुक्ति का ये दोष है कि वो उतना ज़्यादा मेहनत करने के लिए प्रेरित होते नहीं दिखते। दूसरा, जो कर्मचारी हैं वो उतनी जिम्मेदारी के एहसास से भरे नहीं होते। वो केवल उन्हीं कार्यों को करते हैं जो उन्हें सौंपे जाते हैं। दायित्व के वितरण का अभाव। एक साझेदारी की भांति कर्मचारी जो है ना, वो उसका दायित्व ना तो व्यक्तिगत ना सामूहिक रूप से वो स्वीकार नहीं करता। जैसे अगर हानि हो जाए तो साझेदार उस हानि में बराबर का हिस्सा लेगा और उस हानि से जो भी दायित्व उपजेगा उसमें भी हिस्सेदारी करेगा। कर्मचारी बिल्कुल भी उसमें हिस्सेदार नहीं होगा। पूंजी जुटाने में साझेदार हेल्प करता है, लेकिन कर्मचारी बिल्कुल भी हेल्प नहीं करेगा। उसका काम केवल सेवा देना है, संचालन में मदद, आपके निर्देशों का पालन करना है। पूंजी वो लेकर आता नहीं है, तो इसलिए पूंजी जुटाने में सहायक नहीं है कर्मचारी। उपयुक्त कर्मचारी की खोज में बहुत बार बहुत कठिनाई होती है। आपको ज़रूरत है जैसी वैसा परिश्रमी, योग्य, कुशल, कर्तव्यनिष्ठ, ईमानदार कर्मचारी मिल जाए, ये बहुत कठिन काम है। और अगर वो अच्छा है भी, बहुत अच्छा है, तो उसे अधिक वेतन का लालच दे करके लंबे समय तक अपने पास अन्य लोग, आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं, वो रहने नहीं देते हैं। इसके आने से एक और इसमें नुकसान है, एक कमी है कि ख्याति में कोई बढ़ोतरी नहीं होती। कर्मचारी की नियुक्ति से संस्था की ख्याति में कोई वृद्धि नहीं होती है। हाँ, एक योग्य व्यक्ति साझेदार के रूप में अगर शामिल हो जाए तो ख्याति जरूर बढ़ती है। और जो कर्मचारी है आज वो आपके बिजनेस में कर्मचारी के तौर पे आया है, कल वो बिजनेस को करना अगर सीख ले तो आपके कॉम्पिटिटर बन करके कभी भी एक नई दुकान आपके सामने खोल करके आपका कंपटीशन में आ सकता है। तो प्रतियोगिता का एक भय रहता है कर्मचारी से। तो साझेदार के क्या क्या लाभ और हानियाँ हैं, अब ये जानते हैं। साझेदार को अगर आप लेते हैं तो एक तो बढ़िया फ़ायदा होता है कि पूंजी में वृद्धि हो जाती है। साझेदार बन के जब भी कोई व्यक्ति आता है तो पूंजी अपनी लेकर के आता है, इससे पैसा बिजनेस में बढ़ता है और इससे बिजनेस को एक्सपेंड करने में मदद मिलती है। दूसरा, ये व्यक्ति जो आता है ये आपके दायित्व में भी हिस्सेदार बनता है। अगर किसी कारण से कोई हानि हो जाए तो हानि का भी हिस्सेदार बनता है, जो कि कर्मचारी के साथ नहीं होता। दरअसल साझेदार आपके सुख और दुख का साथी होता है। प्रबंधकीय योग्यता में वृद्धि। जो साझेदार होता है वो प्रबंधन के कार्यों में भी आपकी मदद करता है, और डेफिनेटली वह व्यक्ति अपने अनुभवों के साथ आता है, तो आपके असाधारण और जोखिमपूर्ण परिस्थितियों में आपसी सलाह से वो प्रबंधन में आपको काफ़ी हेल्पफुल सिद्ध होता है, मददगार सिद्ध होता है।
अधिक रुचि और लगन से कार्य करता है, क्योंकि ये जानता है कि जितना लाभ अधिक से अधिक संस्था कमाएगी उसमें उसका हिस्सा भी बढ़ता चला जाएगा। व्यय में वृद्धि नहीं होती, इसको कोई भी आपको वेतन नहीं देना पड़ता, तो कहीं ना कहीं ये लाभ हानि का सुख का भागीदार, दुख का भागीदार भी बन जाता है। उचित परामर्श की सुविधा, आप साझेदार से जब कभी भी चाहें विषम परिस्थिति में उचित परामर्श भी ले सकते हैं। साझेदार के आने से विशिष्टीकरण का लाभ भी मिलता है। कभी कभी आप चाहें तो ऐसे ही व्यक्ति को अपना साझेदार बनाएं जिसको कोई विशिष्ट ज्ञान है। जैसे मान लिया आप कोई एक संस्था चलाते हैं, संस्था का मतलब है कि कोई एक व्यावसायिक संस्था चलाते हैं और आपको उसमें टैक्सेशन वगैरह के लिए अक्सर फ़ीस देनी पड़ती है, तो आप किसी ऐसे व्यक्ति को अपना साझेदार बना लें जो स्वयं में टैक्सेशन का एक्सपर्ट हो। जैसे वो कोई टैक्सेशन लॉयर हो सकता है जो टैक्सेशंस को देखता हो, या वो कोई एक सीए हो सकता है, सीएस हो सकता है, इस तरह का काम करने वाला व्यक्ति हो सकता है जो टैक्सेशन और सरकारी जो फॉर्मेलिटीज़ हैं उसमें आपकी मदद कर सके। आप ये भी जानते हैं कि साझेदार जब कोई आता है तो वो अपना कोई पुराना बिजनेस कर रहा होता है आपका साझेदार बनने से पहले, तो जब वो अपना बिज़नेस छोड़ करके आपका साझेदारी आपके साथ करता है तो आपकी संस्था की भी ख्याति में बढ़ोतरी होती है, क्योंकि उसका भी अपना एक नाम होता है। साझेदार की अनुपस्थिति में भी व्यवसाय का संचालन, अगर एक व्यक्ति दूसरे साझेदार को ले लेता है, अगर वो नहीं भी होता है तो वह दूसरा साझेदार उस व्यवसाय का संचालन करता रहता है। इसमें एकाकी व्यापार की अपेक्षा इसीलिए ज़्यादा स्थायित्व होता है कि एकाकी व्यापारी कि एक दिन व्यवसाय पे ना जाने पे जनरली व्यवसाय बंद हो जाता है, या उस दिन कर्मचारी उतना सीरियसली काम नहीं करते। लेकिन अगर किसी एक साझेदार के नहीं आने से दूसरा साझेदार पहुंच गया तो समस्त कार्य एज इट इज़ चलता रहता है। प्रतियोगिता का डर नहीं, जो आपका साझेदार वो हमेशा आपका साझेदार रहेगा, इसकी कहीं ना कहीं संभावना रहती है। साझेदार के होने से कुछ हानियाँ भी हैं, उन्हें भी जान लें। गोपनीयता का अभाव है, आप इसमें समस्त महत्वपूर्ण बातों को अपने साझेदार से शेयर करते हैं, उससे कभी कभी नुकसान होते हैं। निर्णय में विलंब लगता है, क्योंकि साझेदारों की सहमति के बिना आप कोई निर्णय साझेदारी में ले नहीं सकते। नियंत्रण व प्रबंध में हस्तक्षेप, आप कोई काम जो चाहते थे करना, आप जानते हैं कि ये बेहतर भी है, लेकिन अगर दूसरा साझेदार चाहे तो उसमें रोड़ा अटका सकता है। वो लाभों में हिस्सा लेता है, अगर आप बहुत मेहनती हैं और दूसरा साझेदार उतना मेहनती नहीं तो आपको ये लग सकता है कि आपकी मेहनत से कमाया जाने वाला लाभ में वो एक अच्छा खासा हिस्सा आपसे ले रहा है। मतभेद या संघर्ष भी कभी कभी साझेदारी में हो ही जाते हैं, कार्यप्रणाली को लेकर के, ख्याति और अस्तित्व वगैरह, इन सारी चीज़ों पे मतभेद अगर होता है तो फ़र्क पड़ता है। साझेदार को हटाने में बड़ी कठिनाई है, कर्मचारी को कभी भी हटा सकते हैं लेकिन साझेदार को नहीं हटाया जा सकता आसानी से। अस्थायी अस्तित्व, किसी साझेदार की मृत्यु, पागल होने, दिवालिया हो जाने या अनुबंध की क्षमता न कर पाने की स्थिति में वैधानिक दृष्टि से साझेदारी भी समाप्त हो जाती है। कर्मचारी तथा साझेदार में आप किसे चुनें, अगर इस पर हम बात करें तो दरअसल ये निर्णय परिस्थितियों पर निर्भर करता है। व्यवसाय के स्वभाव, पूंजी की ज़रूरत, विशिष्टीकरण, गोपनीयता, इन समस्त बातों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। उसी के आधार पे आप कर्मचारी या साझेदार में से किसी एक सही विकल्प को चुनेंगे। इसका कोई निश्चित नियम नहीं बनाया जा सकता कि किसे चुनना उचित है। हाँ, व्यापार में अगर पूंजी की कमी नहीं है और केवल विशिष्ट वाले ज्ञान वाले व्यक्ति की ज़रूरत है तो आप कर्मचारी को भी अपॉइंट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे में एकाकी व्यापार ही स्वामित्व का सबसे बेहतरीन रूप होगा। कर्मचारी को अपॉइंट कीजिए, लेकिन अगर आपको पूंजी की भी ज़रूरत है और ऐसे भी व्यक्ति की ज़रूरत है जो आपके जोखिम में भी सहयोग कर सके, अगर हानि हो जाए तो उसमें भी आपका साझेदार हो सके, आपका हिस्सेदार हो सके, तो बेहतर होगा कि आप किसी साझेदार को लें। एक प्रश्न और आता है कि क्या एकाकी व्यापार असभ्य युग का अवशेष है। इस टॉपिक को हम पढ़ेंगे फ़िलहाल कल। आज के लिए इतना ही। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।